क्लास 10 साइंस की वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं प्रतिरोधों के संयोजन के बारे में। देखिए, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हम प्रतिरोधों का संयोजन करते कैसे हैं, करते क्यों है और संयोजन करते हैं तो किस किस प्रकार से करते। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि प्रतिरोधों का संयोजन हमें करना क्यों है। उसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। ओके, तो देखिए, बेसिकली आपको एक प्रैक्टिकल करना है। आपके स्कूल से आपको एक प्रैक्टिकल करने मिला है और वो प्रैक्टिकल ये है कि आपको बेसिकली उस प्रैक्टिकल में एक प्रतिरोध लेना है और वो जो प्रतिरोध होना चाहिए वो बेसिकली कितने ओम का होना चाहिए, वो होना चाहिए 1 ओम का, और एक प्रतिरोध होना चाहिए बेसिकली आपके 4 ओम का। आपको जो स्कूल से प्रैक्टिकल मिला है उस प्रैक्टिकल करने के लिए आपको 2 प्रतिरोध चाहिए। एक जो प्रतिरोध होगा उसका प्रतिरोध होगा 1 ओम और जो दूसरा प्रतिरोध होगा उसका प्रतिरोध होगा 4 ओम। लेकिन आपके पास जो प्रतिरोध मौजूद है, जो आपके पास प्रतिरोध पड़ा हुआ है, वो प्रतिरोध है बेसिकली आपके पास 2 ओम का। आपके पास घर में 2 ओम का प्रतिरोध रखा हुआ है, 2 ओम के बहुत सारे प्रतिरोध रखे हुए, लेकिन स्कूल से जो प्रैक्टिकल मिला है आपको उसमें 1 ओम और 4 ओम के प्रतिरोध को उपयोग करना है। अब आपके सामने परेशानी आ गई कि हम किस प्रकार से करें। हमारे पास तो 2 ही ओम का रखा है, जबकि हमें तो 1 ओम 4 ओम का प्रतिरोध चाहिए। अब क्या करें? तो देखिए, यहाँ पर आपके पास 2 रास्ते। या तो आप दुकान जाइए, अपने आसपास में जो भी दुकान होगी वहां पर जाइए, पूछिए कि उनके पास 4 ओम 1 ओम का प्रतिरोध है, वहां से लाइए और अपने प्रैक्टिकल को कर लीजिए। या और एक रास्ता है कि आप ये जो 2 ओम का प्रतिरोध है, इसी 2 ओम के प्रतिरोध से आप क्या कर ले, बेसिकली 4 ओम और 1 ओम का प्रतिरोध प्राप्त कर ले। अब ये बात आएगी कि 2 ओम के प्रतिरोध से हम 4 ओम और 1 ओम का प्रतिरोध कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो आंसर है इसका बिल्कुल आप कर सकते हैं। और वो कैसे कर सकते हैं? प्रतिरोधों का संयोजन। संयोजन का मतलब होता है एक या एक से प्रतिरोध को जोड़ना। संयोजन यानी कि संयोजित करना, जोड़ना। तो बेसिकली हम 2 ओम के प्रतिरोध को एक विशिष्ट क्रम में जोड़ते हैं, और जब विशिष्ट क्रम में जोड़ेंगे तो हमको 1 ओम का प्रतिरोध भी प्राप्त हो सकता है और बेसिकली 4 ओम का प्रतिरोध भी प्राप्त हो सकता है। ओके, तो बात समझ में आई। प्रतिरोधों का संयोजन क्यों आवश्यक है? बेसिकली आपके पास उपलब्ध प्रतिरोध क्या था? आपके पास उपलब्ध प्रतिरोध 2 ओम का। 2 ओम का प्रतिरोध आपके घर में रखा हुआ था। बेसिकली मतलब आपके पास 2 ओम का प्रतिरोध उपलब्ध था। हाँ, लेकिन आपको चाहिए कौन से थे? आपको चाहिए थे 4 ओम और 1 ओम के प्रतिरोध। मतलब ये जो दोनों जो प्रतिरोध थे वो कैसे थे? बेसिकली वांछित प्रतिरोध थे। क्या थे? बेसिकली वांछित प्रतिरोध थे। हाँ, आपको चाहिए 4 ओम और 1 ओम का प्रतिरोध चाहिए था, मतलब ये आपके लिए वांछित प्रतिरोध हो गए जो आपको चाहिए थे। और आपके पास उपलब्ध कौन सा प्रतिरोध था? आपके पास उपलब्ध था 2 ओम का प्रतिरोध। तो हम प्रतिरोधों का संयोजन क्यों करते हैं? उपलब्ध प्रतिरोध से वांछित प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए। उपलब्ध प्रतिरोध से वांछित प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए हम प्रतिरोधों का संयोजन करते हैं। बात समझ में? प्रतिरोधों का संयोजन क्यों करते? कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है 1 नंबर क्वेश्चन में, प्रतिरोधों का संयोजन करते क्यों है। तो आंसर यही होगा, उपलब्ध प्रतिरोध से वांछित प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए हम प्रतिरोधों का संयोजन करते हैं। वन लाइन आंसर है, बहुत ईजी है। हाँ, उपलब्ध हमारे पास ये था, हमें चाहिए ये था, तो हमने क्या किए? इसी को हमने विशेष क्रम में जोड़ते गए। विशेष क्रम में जोड़ते गए तो हमको 1 ओम का प्रतिरोध भी प्राप्त हो गया, 4 ओम का प्रतिरोध भी प्राप्त हो गया। अब ये क्वेश्चन उठता है कि सर आपने ये तो बता दी कि प्रतिरोधों का संयोजन हम करते क्यों है, अब करते कैसे वो भी बता दीजिए। यदि आपने हमें वो बता दिया तो हमारे सामने भी कभी ऐसी प्रॉब्लम आएगी तो वो भी हम तरीका यूज करके इस प्रकार से प्रतिरोध प्राप्त कर लेंगे। तो देखिए, अब हम बेसिकली वही जानने जा रहे हैं कि आप किस प्रकार से प्रतिरोधों का संयोजन कर सकते हैं, प्रतिरोधों का संयोजन आप कैसे करते हैं। हाँ, तो देखिए, प्रतिरोध का संयोजन मुख्यतः 2 प्रकार से होता है। प्रतिरोध का संयोजन मुख्यतः कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से होता है। हाँ, एक होता है बेसिकली आपका श्रेणी क्रम संयोजन,
कौन सा संयोजन होता है? बेसिकली श्रेणी क्रम संयोजन, और एक संयोजन होता है बेसिकली आपका समांतर क्रम संयोजन। देखिए बेसिकली प्रतिरोधों का जो संयोजन होता है वो दो प्रकार से होता है, एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन, एक होता है समांतर क्रम संयोजन। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में। ओके, तो देखिए जो हमारी हेडिंग होगी प्रतिरोधों का संयोजन के अंतर्गत, उसमें सबसे पहली हेडिंग होगी आपका श्रेणी क्रम संयोजन। देखिए एग्जाम में पूछ लिया भी जाता है कि श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, श्रेणी क्रम संयोजन का डेरिवेशन कीजिए। बेसिकली अभी हम डेरिवेशन भी करने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। ओके, तो बेसिकली अब हम डिस्कस करने वाले हैं आपके श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में। देखिए श्रेणी क्रम संयोजन, इतना तो आपको पता है, प्रतिरोधों का संयोजन करना है मतलब एक या एक से प्रतिरोध को आपस में जोड़ना है। अब एक या एक से अधिक प्रतिरोध को आपस में जोड़ने के दो तरीके हैं। पहला है कि आप श्रेणी क्रम में जोड़ दें, दूसरा आप समांतर क्रम में जोड़ दें। जब हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो वो होगा श्रेणी क्रम संयोजन, उसी की बात हम करने वाले हैं। तो हम क्या मान लेते हैं, हमारे पास बेसिकली तीन क्या है, प्रतिरोध है। हमारे पास कितने प्रतिरोध है? तीन प्रतिरोध है। हम मान लेते हैं ये है आपका पहला प्रतिरोध। बेसिकली इस प्रतिरोध का मैं नाम दे देता हूँ R1। प्रतिरोध को R से प्रदर्शित करते हैं, ये पहला प्रतिरोध है तो इसका नाम R1। उसी प्रकार से मैं और एक प्रतिरोध मान लेता हूँ, और वो जो प्रतिरोध है बेसिकली वो क्या है, R2 है। मैं तीन प्रतिरोध मानने वाला हूँ, दो मान लिया हूँ, और एक प्रतिरोध है बेसिकली, उसे मैं क्या मान लेता हूँ, बेसिकली तीसरा प्रतिरोध है, और वो बेसिकली क्या है, R3 है R3। अब जब मैं प्रतिरोध को इस प्रकार से एक के बाद एक, जब मैं एक या एक से अधिक प्रतिरोध, यहाँ पर कितने हैं, तीन, जब मैं एक या एक से प्रतिरोध यहाँ पर तीन है को एक के बाद एक इस प्रकार से जोड़ देता हूँ, तो ये होता है बेसिकली प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। ये क्या होता है, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। देखिए एक के बाद एक है, श्रेणी रूप में है। अब इसके और एक खास बात होती है कि ये जो आपका पहला प्रतिरोध है, ये जो आपका प्रतिरोध है, ये आपका पहला प्रतिरोध है, तो इसका एक सिरा हो गया ये वाला, एक सिरा होगा ये वाला, ये पहला सिरा, ये दूसरा सिरा। ये जो दूसरा प्रतिरोध है, इसका पहला सिरा ये हो गया, दूसरा सिरा ये हो गया। ये जो आपका तीसरा प्रतिरोध है, इसका पहला सिरा ये हो गया, ये हो गया। बात समझ में? पहला प्रतिरोध के दो सिरे, दूसरे प्रतिरोध के ये दो सिरे, और तीसरे प्रतिरोध के बेसिकली ये दो सिरे हो गए। अब श्रेणी क्रम संयोजन की खास बात ये होती है कि इसमें जो पहला जो प्रतिरोध होता है, ये आपका पहला प्रतिरोध है, इसका जो दूसरा सिरा होता है, पहले प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा होता है, वो दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ रहता है। बात समझ में आई? पहले प्रतिरोध का जो आपका दूसरा सिरा होता है, पहले प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा होता है, वो दूसरे प्रतिरोध, ये आपका दूसरा प्रतिरोध है, के पहले सिरे से देखिए जुड़ा हुआ रहता है। उसी प्रकार से दूसरे प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा होता है, वो तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ रहता है। दूसरे प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा होता है, वो तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ रहता है। यहां पर आप देख सकते हैं साफ साफ। तो बात समझ में आई? प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन की खास बात ये होती है कि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ा रहता है, और इस प्रकार से आपका क्रम चलता रहता है। तो ये बेसिकली श्रेणी क्रम संयोजन हो गया अब आपका। अब बेसिकली यहाँ पर हमें श्रेणी क्रम संयोजन के लिए डेरिवेशन करना है ना, तो डेरिवेशन करने के लिए हमें इन तीनों प्रतिरोध को बेसिकली बैटरी से जोड़ते हैं। किससे जोड़ते हैं? बेसिकली एक बैटरी से जोड़ते हैं। और बेसिकली यहाँ पर एक हम क्या लगा देते हैं, बेसिकली इस प्रकार से एक कुंजी लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? बेसिकली कुंजी। तो यहाँ पर हमने तीन प्रतिरोध लिए, R1, R2, R3, तीनों श्रेणी क्रम में है। साथ ही साथ बेसिकली इन तीनों को हमने एक बैटरी और एक कुंजी से जोड़ दिया है। हाँ, ये जो आपकी कुंजी है, इस कुंजी का ये हो गया धनात्मक सिरा, और ये वाला छोटा वाला सिरा हो गया ऋणात्मक सिरा। हाँ, अब हम मान लेते हैं इस बैटरी का जो विभवांतर है वो बेसिकली कितना है आपका, कैपिटल V है। कितना है? बेसिकली कैपिटल V है। यहाँ पर मैं और एक बात क्लियर कर देना चाहूँगा कि बेसिकली ये जो पहला प्रतिरोध है वो बिंदु A और बिंदु B के बीच में स्थित है। ये जो आपका दूसरा प्रतिरोध है ये बिंदु B और बिंदु C के बीच में है, और ये जो आपका बेसिकली तीसरा प्रतिरोध है वो बिंदु C और बिंदु D के बीच में है।
पहला प्रतिरोध बिंदु ए व बिंदु बी के बीच में, दूसरा प्रतिरोध बिंदु बी व बिंदु सी के बीच में, तीसरा प्रतिरोध बिंदु सी व बिंदु डी के बीच में उपस्थित है। हाँ, और जो आपकी बैटरी है वो बिंदु ए और बिंदु डी के बीच में है। देखिए जो आपकी ये वाली बैटरी है वो बिंदु ए और बिंदु डी के बीच में है। बेसिकली ये रही बैटरी, बिंदु ए और बिंदु डी, मतलब कि ये रहा आपका बिंदु ए से बिंदु डी। अब बिंदु ए से बिंदु डी के बीच में क्या है, बेसिकली आपकी बैटरी है। इतनी बात आई समझ में। इस बैटरी का जो विभवांतर है वो कितना है, बेसिकली आपका कैपिटल V है। अब मैंने कुंजी को क्या कर दिया, बंद कर दिया। जैसे मैं कुंजी को बंद कर दूंगा तो क्या प्रवाहित स्टार्ट होना हो जाएगी, बेसिकली धारा प्रवाहित होना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ से क्या प्रवाहित होगी, अब आपकी बेसिकली धारा प्रवाहित होगी। अब यहाँ पर आपको सोचना है क्या ये जो धारा प्रवाहित हो रही है आई धारा, क्या वो प्रतिरोध में से इतनी ही गुजरेगी या मान बदलेगा। इस प्रतिरोध से भी क्या आई धारा प्रवाहित होगी या मान बदलेगा, या क्या इस प्रतिरोध से भी आई धारा प्रवाहित होगी या इसका भी कुछ मान बदलेगा। मैं ये बोल रहा हूँ कि सपोज मान लेते हैं ये जो आई धारा प्रवाहित हो रही है इसका मान 5 एम्पीयर है। मतलब यहाँ से जैसे हमने कुंजी को बंद किए तो 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की है, तो हमें ये सोचना है क्या यहाँ में से भी 5 एम्पीयर धारा प्रवाहित होगी या धारा का मान कम होगा, 4 होगा, 3 होगा, 2 एम्पीयर होगा। यहाँ में से भी क्या 5 एम्पीयर धारा प्रवाहित होगी, क्या यहाँ से भी 5 एम्पीयर धारा प्रवाहित होगी, ये हमें सोचना है। अब यहाँ पर हमें और एक बात सोचना है कि ये जो बेसिकली बैटरी है जो कि विभवांतर उत्पन्न कर रही है, ये बेसिकली किन दो सिरों के मध्य उत्पन्न कर रही है विभवांतर। ये बेसिकली ये जो बैटरी है वो आपके बिंदु ए और बिंदु डी जो सिरे हैं उनके मध्य विभवांतर उत्पन्न कर रही है। ये जो आपकी बैटरी है जो कि विभवांतर V उत्पन्न कर रही है, वो विभवांतर V वो किसी के सिरों पर आरोपित करती है। तो बेसिकली ये जो आपका है ना विभवांतर V, जो आपकी बैटरी है जिसका विभवांतर V है, वो बेसिकली वो जो है बेसिकली बिंदु A और बिंदु D के मध्य विभवांतर उत्पन्न कर रही है। हाँ, अब यदि आपकी बैटरी बिंदु A और बिंदु D के सिरों के मध्य विभवांतर उत्पन्न कर रही है, इसका मतलब यहाँ पर और एक है कि बिंदु A और बिंदु D के मध्य विभवांतर V उत्पन्न होगा, लेकिन बिंदु A और बिंदु B के मध्य विभवांतर का मान क्या चेंज होगा, बिंदु B और बिंदु C के मध्य विभवांतर चेंज हो गया, C व D के मध्य विभवांतर चेंज होगा या नहीं। देखिए मैं मान लेता हूँ इस विभवांतर का मान है 10 वोल्ट, मतलब कि बिंदु A और बिंदु D के जो सिरे हैं उनके मध्य 10 वोल्ट का विभवांतर बैटरी आरोपित करेगी। अब हमें सोचना है यहाँ पर क्या आपके दो ही बिंदु A और बिंदु D, नहीं, यहाँ पर आपके 4 बिंदु A B C D। तो हमें ये सोचना है कि बिंदु A और बिंदु B के बीच में भी क्या 10 वोल्ट ही होगा, बिंदु B व बिंदु C के बीच में भी क्या 10 वोल्ट होगा, और बिंदु C व बिंदु D के बीच में ही 10 वोल्ट होगा। ओके, अब हमें यहाँ पर दो बात जाननी है, धारा सेम रहेगी या चेंज होगी, विभवांतर चेंज होगा या सेम रहेगा। हाँ, तो देखिए यहाँ पर आपको दो बातें याद रखनी है। हाँ, यहाँ पर दो बातें याद रखनी है कि यदि रास्ता बदलता है बेसिकली, हाँ सीधी सिंपल सी बात है, यदि रास्ता बदलेगा तो आपकी धारा बदलेगी। हाँ, बस पहली बात क्या याद रखना है, यदि रास्ता बदलेगा तो धारा बदलेगी। और दूसरा है कि यदि बिंदु बदलेंगे, क्या बदलेंगे, बेसिकली बिंदु बदलेंगे तो क्या बदलेगी आपकी विभवांतर बदलेगा। बस दो बातें यदि आपने अच्छे से याद रख लिया तो आपके लिए ये टॉपिक क्या हो गया, बेसिकली मक्खन हो गया। हाँ, अब देखिए यदि रास्ता बदलेगा तो धारा बदलेगी। हाँ, अब बेसिकली जैसे ही हमने कुंजी को बंद किए तो यहाँ से धारा प्रवाहित होना स्टार्ट हुई। अब ये जो आपकी धारा प्रवाहित हो रही है, क्या जब वो ऐसे जाएगी तो क्या अपना वो रास्ता बदल रही है, नहीं, वो जब ऐसे जा रही है तो सीधे रास्ते में जा रही है, जब ऐसे जाएगी तो देखिए रास्ता तो उसका एक ही है। क्या वो ऐसे हो रही है, ऐसे हो रही है, ऐसे हो रही है, बिल्कुल नहीं। हाँ, तो यदि रास्ता बदलेगा तो धारा बदलेगी। क्या रास्ता बदल रहा है, नहीं बदल रहा है। हम सपोज कर लेते हैं कि यहाँ में से जो धारा प्रवाहित हो रही है वो धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, आई धारा, मतलब आई धारा यहाँ से प्रवाहित हो रही थी, जैसे कुंजी बंद की धारा आई प्रवाहित होने लगी, इस धारा का मान कितना था, बेसिकली 5 एम्पीयर था। अब ये वाली जो धारा है जो जिसका मान मैंने 5 एम्पीयर दिया हूँ, वही धारा इस प्रतिरोध R1 में से प्रवाहित हो रही है, मैं ऐसा मान रहा हूं। तो बताओ क्या इस प्रतिरोध R2 में से भी आई धारा प्रवाहित होगी, आपका आंसर हुआ यस, क्योंकि रास्ता नहीं बदल रहा है। हाँ, रास्ता बदलता तो धारा बदल जाती,
यहाँ देखो ये वाले रास्ते को फॉलो करते हुए जा रही है प्रतिरोध R1 में से। अब आगे भी रास्ता वही है सीधा, आगे भी रास्ता वही है सीधा, फिर आगे भी सीधा ही मिलेगा। क्या उसे ऐसा बटना पड़ रहा है? हाँ, यदि ऐसा रहता बेसिकली ये रहता, फिर ये, फिर ये, फिर ये, यहाँ से धारा I निकलती। अब देखो ये धारा I के 3 रास्ते हो गए, पहला रास्ता, दूसरा रास्ता, तीसरा रास्ता। तो यहाँ से I1 जाती, यहाँ से I2 जाती और बेसिकली यहाँ से I3 जाती। लेकिन यहाँ से जो धारा I प्रवाहित हो रही है यदि यहाँ से आपकी I धारा प्रवाहित होगी, प्रतिरोध R1 में से यदि I धारा प्रवाहित होगी तो ऑब्वियस सी बात है इसमें से भी बेसिकली आपकी I धारा ही प्रवाहित होगी और इसमें से भी आपकी I धारा ही प्रवाहित होगी। मैं ऐसा क्यों कह पा रहा हूँ? मैं ऐसा इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर रास्ता नहीं बदल रहा है। इस प्रतिरोध R1 में से जो धारा के जाने का रास्ता है वही रास्ता इस प्रतिरोध R2 में से, वही रास्ता इस प्रतिरोध R3 में से। ऐसा नहीं कि रास्ता आपके बट गए। तो बात समझ में आई? यदि रास्ता बदलेगा तो धारा बदलेगी। जैसे यहाँ पर रास्ता बदला तो धारा बदल गई, I1, I1, I2, I3 बट गया, जबकि यहाँ पर रास्ता नहीं बदला था तो आपकी धारा भी नहीं बदली। तो सपोज करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अब हम बात कर लेंगे, यहाँ तो हमें समझ में आ गया कि नहीं रास्ता नहीं बदल रहा है तो धारा भी नहीं बदलेगी। अब यहाँ पर सेकंड पॉइंट कि विभवांतर में क्या होगा। अब देखिए मैंने क्या बोला है कि यदि बिंदु बदलेंगे तो विभवांतर बदलेगा, यदि बिंदु बदलेंगे तो विभवांतर बदलेगा। अब देखिए ये वाले प्रतिरोध R1 किन बिंदुओं के बीच में है? बिंदु A और बिंदु B के बीच में है। अब उसी प्रकार से ये वाला जो प्रतिरोध है वो इस बिंदु B और बिंदु C के बीच में है, और ये वाला जो प्रतिरोध है वो बिंदु C और बिंदु D के बीच में है, और ये जो बैटरी है वो बिंदु A और बिंदु D के बीच में है। तो बताओ बेसिकली बैटरी भी अलग अलग बिंदुओं के बीच में स्थित है, बैटरी बिंदु A और बिंदु D के बीच में उपस्थित है। बेसिकली ये वाला प्रतिरोध बिंदु A और बिंदु B के बीच में उपस्थित है, ये वाला प्रतिरोध बिंदु B और बिंदु C के बीच में उपस्थित है, और ये वाला जो प्रतिरोध है बिंदु C और बिंदु D के बीच में उपस्थित है। मतलब बैटरी ये R1, R2, R3 तीनों अलग अलग बिंदुओं के बीच में उपस्थित है, और यदि बिंदु बदलते तो विभवांतर भी बदलेगा। तो यदि ये बेसिकली कितना विभवांतर जनरेट कर रहा है? V विभवांतर जनरेट कर रहा है, तो ये वाला प्रतिरोध मतलब कि बैटरी बिंदु A और बिंदु D के सिरों के मध्य आपके विभवांतर V उत्पन्न कर रही है। तो बिंदु A और बिंदु B के बीच में जो विभवांतर उत्पन्न होगा वो बेसिकली कितना हो जाएगा? आपका V1 हो जाएगा। बिंदु B और बिंदु C के बीच का विभवांतर कितना हो जाएगा? बेसिकली V2 हो जाएगा, और बिंदु C और बिंदु D के बीच का जो विभवांतर होगा वो बेसिकली कितना हो जाएगा? आपका V3 हो जाएगा। बात समझ में? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये वाला प्रतिरोध बिंदु A और बिंदु B के बीच में उपस्थित है, ये वाला प्रतिरोध बिंदु B और बिंदु C के बीच में उपस्थित है, ये वाला प्रतिरोध बिंदु C और बिंदु D के बीच में उपस्थित है। मतलब ये तीनों प्रतिरोध अलग अलग बिंदुओं के बीच में स्थित है, और यदि अलग अलग बिंदुओं के बीच में स्थित है तो इनका विभवांतर भी क्या होगा? अलग अलग, क्योंकि मैंने लिखा है यदि बिंदु बदलेंगे तो विभवांतर भी बदलेगा। और यहाँ का विभवांतर भी अलग होगा। अलग क्यों होगा? क्योंकि देखिए ये वाली बैटरी दो अलग अलग बिंदु के बीच में उपस्थित है, बिंदु A और बिंदु D के बीच में। तो बात समझ में आई कि यहाँ पर आपका विभवांतर बदलेगा लेकिन धारा बेसिकली समान ही रहेगी। इतनी बात आई समझ में? अब बेसिकली यदि आपको इतनी बात समझ में आ गई तो आपके लिए श्रेणीक्रम संयोजन बहुत ही इजी हो गया। हाँ, अब देखिए बेसिकली ये आपने बना लिया आपका एक परिपथ, इसमें से धारा प्रवाहित हो रही है, पूरी तरह से बंद है, मतलब ये क्या है? बेसिकली आपका एक परिपथ हो गया। अब ये वाला जो बेसिकली आपका परिपथ है, इस परिपथ के हमें एक तुल्य परिपथ बनाना है। क्या बनाना है? बेसिकली तुल्य परिपथ बनाना है। देखिए सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मान लेते हैं 8 मजदूर हैं, वो एक दीवार को 8 घंटे में बनाते हैं। हाँ, और बेसिकली एक सुपर मजदूर है और वो उसे दीवार को 8 घंटे में बनाता है। तो आप क्या कहेंगे? आप ये कहेंगे कि नहीं, वो जो 8 मजदूर की पावर उस एक सुपर मजदूर में है, उस 8 मजदूर की पावर वो एक सुपर मजदूर में, मतलब आप उस 8 जो मजदूर है उसे किसके तुल्य मान सकते हैं? उसे आप उस एक सुपर मजदूर के तुल्य मान सकते। तो उसी प्रकार से बेसिकली यहाँ आपके 3 प्रतिरोध है, R1, R2, R3। तो इन तीनों के तुल्य हमें एक प्रतिरोध मानना है, जिसे हम क्या कहेंगे? बेसिकली तुल्य प्रतिरोध कहेंगे, और उससे जो परिपथ बनेगा उसे हम कहेंगे बेसिकली तुल्य परिपथ। तो यहाँ पर हम बेसिकली इस परिपथ का क्या बनाने वाले? अब तुल्य परिपथ बनाने वाले हैं। तो हम तुल्य परिपथ बनाते हैं। हाँ,
R1, R2, R3 ये 3 प्रतिरोध थे। इन तीनों के तुल्य मैं आपका एक प्रतिरोध बनाता हूँ और वो जो प्रतिरोध होगा वो बेसिकली उसको मैं क्या नाम देता हूँ, बेसिकली R तुल्य नाम दे देता हूँ। हाँ, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था ना, 8 मजदूर के तुल्य एक सुपर मजदूर है, वैसे ही यहाँ पर 3 प्रतिरोध के तुल्य आपका एक तुल्य प्रतिरोध है। तो मैंने इन 3 प्रतिरोध के तुल्य एक बेसिकली तुल्य प्रतिरोध बना लिया। अब बेसिकली तीनों प्रतिरोध किन 2 बिंदुओं के बीच में थे, वो बिंदु A और बिंदु D के बीच में तीनों प्रतिरोध थे। देखिए ये प्रतिरोध, ये प्रतिरोध, ये प्रतिरोध, तीनों प्रतिरोध बिंदु A और बिंदु D के बीच में उपस्थित है। तो जो ये R तुल्य है वो बेसिकली तीनों प्रतिरोध का तुल्य है। ये यदि तीनों प्रतिरोध बिंदु A और बिंदु D के बीच में होंगे तो बेसिकली ये जो R तुल्य होगा वो भी आपका बेसिकली किन बिंदुओं के बीच में होगा, बिंदु A और बेसिकली बिंदु D के बीच में होगा। इतनी बात आई समझ में। अब बेसिकली इसे भी हम किससे जोड़ देंगे, एक बैटरी से जोड़ देंगे। ये आपकी वही बैटरी है जिसका भी विभवांतर कितना होगा, बेसिकली V ही होगा। और इसे भी हम बेसिकली कुंजी से जोड़ देते हैं और इस प्रकार से हम जोड़ देते हैं। तो ये क्या हो गया, बेसिकली इसका एक तुल्य परिपथ हो गया। ये आपका मुख्य परिपथ था, ये बेसिकली तुल्य परिपथ था। तुल्य परिपथ क्यों कहलाया, क्योंकि यहाँ पर हमने बेसिकली 3 प्रतिरोधों के तुल्य एक प्रतिरोध मान लिया है। हाँ, अब जैसे मैं कुंजी को बंद करूंगा तो यहाँ से कितनी धारा प्रवाहित होगी, I धारा, यहाँ से भी I धारा और यहाँ से भी बेसिकली कितनी धारा प्रवाहित होगी, I धारा ही इस प्रकार से बेसिकली प्रवाहित होगी। कितनी धारा प्रवाहित होगी, बेसिकली I धारा ही आपकी क्या होगी, प्रवाहित होने वाली है। ओके, I धारा प्रवाहित होगी क्योंकि देखिए रास्ता क्या बदल रहा है, क्या नहीं बदल रहा है, इसलिए धारा तो I ही रहेगी। अब बात आती है यहाँ पर विभवांतर क्या होगा। देखिए ये वाली जो बैटरी है वो बेसिकली किन 2 बिंदुओं के बीच में स्थित है, वो बिंदु A और बिंदु D के बीच में। ये वाली बैटरी बिंदु A और बिंदु D के बीच में वो स्थित है जिसका विभवांतर V है। और ये वाला जो आपका प्रतिरोध है वो भी बिंदु A और बिंदु D के बीच में उपस्थित है। और यदि बिंदु नहीं बदलते हैं तो विभवांतर भी नहीं बदलता है। यदि आपके बिंदु नहीं बदलते हैं तो विभवांतर भी नहीं बदलता है। क्या यहाँ पर जो बैटरी है वो जिन बिंदुओं के बीच में उपस्थित है, क्या उन्हीं बिंदुओं के बीच में आपका प्रतिरोध उपस्थित है? आपका आंसर होगा यस। ये जो R तुल्य है वो बिंदु और बिंदु D के बीच में उपस्थित है और ये जो आपका बैटरी है वो बिंदु और बिंदु D के बीच में उपस्थित है। मतलब यहाँ पर जो विभवांतर होगा बिंदु A और बिंदु D के बीच में, जो विभवांतर V होगा वही विभवांतर इसी बिंदु A और बिंदु D के बीच में होगा। मतलब कि इसके सिरों पर जो विभवांतर होगा वो बेसिकली कितना होगा, आपका V ही होगा। देखिए यदि बिंदु बदलते हैं तो विभवांतर बदलता है। यहाँ पर बैटरी जिन 2 बिंदुओं के बीच में, उन्हीं 2 बिंदुओं के बीच में आपका बेसिकली क्या है, R तुल्य भी है। तो यहाँ का विभवांतर V है तो यहाँ का विभवांतर V ही होगा। अब बताइए थोड़ी बात, यहाँ पर धारा I बह रही थी तो यहाँ पर भी धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, I ही प्रवाहित हो रही है। हाँ, अब आप मुझे बता सकते हैं कि जो आपका V होगा वो किसके बराबर होगा। जो मैं लिख रहा हूँ क्या वो सही लिख रहा हूँ, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। क्या है, मैं सही लिख रहा हूँ? क्या इस V का मान इस V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर होगा? आपका आंसर होगा यस। क्या होगा आंसर, सही होगा। क्यों? क्योंकि बेसिकली ये वाली बैटरी इन तीनों प्रतिरोध के ऊपर विभवांतर कितना उत्पन्न कर रही है, V1 V2 V3। और यही वाली बैटरी इन तीनों का जो तुल्य है बेसिकली R तुल्य, उस पर V विभवांतर उत्पन्न कर रही है। तो ये वाला जो V होगा वो बेसिकली V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर होगा। यही विभवांतर V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर होगा। तो यही हमें बेसिकली आपको निकालते आना चाहिए, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। अब बेसिकली आपको क्या करना है, V का मान ज्ञात करना है, V1 का मान ज्ञात करना है, V2 का मान ज्ञात करना है, V3 का मान ज्ञात करना है। अब बेसिकली यदि आपको अभी तक मैंने वीडियो में जो भी बताया यदि आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो बेसिकली अब कुछ समझने का और बाकी नहीं रह गया है, अब पूरा आसान है। हाँ देखिए अब कैसे आसान है V का मान निकालना। हम जानते हैं ओम का नियम। ओम का नियम क्या होता है, V बराबर I इंटू कैपिटल R होता है ओम का नियम। अब सबसे पहले हम मान निकालेंगे बेसिकली V1 का।
हाँ, तो V1 का मान निकालना है, मतलब मुझे बेसिकली इस V1 का मान निकालना है। हाँ, मतलब कि मुझे बेसिकली बिंदु A और बिंदु B के बीच में जो प्रतिरोध R1 है उसके सिरों के मध्य जो विभवांतर V1 है उसका मान निकालना है। तो यदि मुझे V1 का मान निकालना है तो V के स्थान पे क्या लिखना पड़ेगा, V1। अब बताओ इस प्रतिरोध R1 में से कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, बेसिकली I धारा प्रवाहित हो रही है, तो I का I ही लिखूंगा। और बताइए बेसिकली ये वाला जो प्रतिरोध है जिसमें से I धारा प्रवाहित हो रही है, जिसके सिरों के मध्य विभवांतर V1 है, उसका प्रतिरोध कितना है, बेसिकली R1 है। तो ऐसे V1 का मान कितना आ गया, I इंटू R1। अब बेसिकली मुझे किसका मान ज्ञात करना है, बेसिकली आपके V2 का मान ज्ञात करना है ना। तो फिर से लगाएंगे हम बेसिकली क्या, ओम का नियम लगाएंगे। अब ओम का नियम हम लगाएंगे बेसिकली ये जो बिंदु B और बिंदु C के मध्य जो प्रतिरोध R2 है उसके सिरों के मध्य जो विभवांतर V2 है उसका मान निकालने के लिए। हाँ, तो B और C के सिरों के मध्य विभवांतर कितना उत्पन्न है, बेसिकली V2 है, तो यहाँ पर V के स्थान पे V2 लिख देंगे। धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, बेसिकली I, तो I के स्थान पे I लिख देंगे। और किस प्रतिरोध की बात हो रही है, आपके R2 प्रतिरोध की बात हो रही है, तो V2 बराबर कितना हो गया, I इंटू R2। अब बेसिकली मुझे V3 का मान निकालना है, तो आप सभी जानते हैं V3 का मान कितना हो जाएगा, बेसिकली I इंटू R3 हो जाएगा। क्योंकि जब मैं बिंदु C और बिंदु D के सिरों के मध्य विभवांतर V3 ज्ञात करने जाऊंगा तो धारा कौन सी लूंगा, जो कि इसमें से प्रवाहित हो रही है, देख सकते हो I धारा प्रवाहित हो रही है। अब प्रतिरोध कौन सा लूंगा, बेसिकली R3, क्योंकि इसके सिरों के मध्य विभवांतर चेक करो तो यहाँ पर R3 आ जाएगा। तो V1, V2, V3 का मान आ गया। अब बेसिकली हमें V का मान ज्ञात करना है। V का मान कहां से ज्ञात करेंगे, जहां पर विभवांतर V आरोपित हो रहा है। विभवांतर V कहां पर आरोपित हो रहा है, बेसिकली इस R तुल्य पर आरोपित हो रहा है, तो यहां से निकालना पड़ेगा। तो ओम का नियम क्या होता है, V इज इक्वल टू I इंटू कैपिटल R होता है। अब बताओ बेसिकली बिंदु A और बिंदु D के सिरों के मध्य जो विभवांतर V है वो आपका विभवांतर V ही है, तो यहाँ पर V के स्थान पे मैं V ही रखूंगा। इसमें से धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, आप देख सकते हो I धारा प्रवाहित हो रही है, तो I के स्थान पे I रखूंगा। लेकिन प्रतिरोध का नाम क्या है, बेसिकली R तुल्य है। आपका प्रतिरोध क्या है, बेसिकली R तुल्य है। तो यहां से आपके V का मान कितना आ गया, I इंटू R तुल्य। अब आपको क्या करना है, बेसिकली V की वैल्यू, V1 की वैल्यू, V2 की वैल्यू, V3 की वैल्यू को यहाँ पर रखना है। हाँ, तो V की वैल्यू क्या है, बेसिकली I इंटू R तुल्य है। देख सकते हैं V की वैल्यू कितनी है, I इंटू R तुल्य इज इक्वल टू V1 की वैल्यू कितनी है, I इंटू R1 है, प्लस V2 की वैल्यू कितनी है आपकी, I इंटू R2 है। V3 की वैल्यू कितनी बेसिकली आपकी I इंटू R3 है। मैंने यहाँ पर कुछ नहीं किया, बस V की वैल्यू रखा है, V1 की वैल्यू रखा है, प्लस V2 की वैल्यू रखा है, प्लस V3 की वैल्यू रखा है, देख सकते हैं I इंटू R3। अब बस इस यहाँ से मुझे इसे सॉल्व करना है और आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, I इंटू R तुल्य को जैसा का वैसा रख दो। हाँ, अब यहाँ पर भी I है, यहाँ पर भी I है और यहाँ पर भी I है, तो आप क्या करो, इन तीनों से I को कॉमन ले लो। तो हम I को कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बच जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस क्या हो जाएगा, बेसिकली R3। हाँ, हो जाएगा। तीनों में I है तो तीनों में से I को मैंने कॉमन ले लिया, अंदर बच जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ये वाले I से ये वाला I क्या हो जाएगा, बेसिकली आपका कैंसिल हो जाएगा। और फाइनली क्या बच जाएगा आपका, I से I हो गया कैंसल, R तुल्य जैसा का वैसा, R1 प्लस R2 प्लस R3 आ गया। तो बेसिकली R तुल्य का फॉर्मूला कितना निकल गया, R तुल्य इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इस प्रकार से यहाँ पर हमने कितने प्रतिरोध लिए थे, 3 प्रतिरोध लिए थे, तीनों श्रेणी क्रम में थे। तो फॉर्मूला क्या आया, बेसिकली R तुल्य इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अब सपोज कर लेते हैं यहाँ पर मैं बेसिकली श्रेणी क्रम में 4 को लेता, बेसिकली कितने को लेता, 4 को लेता, तो बता सकते हैं R तुल्य का फॉर्मूला कितना आ जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। 4 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में लेता तो R4 भी आता, 5 को लेता तो R5 भी आता, 6 को लेता तो R6 भी आता। इसी प्रकार से यदि मैं N को ले लेता तो बेसिकली Rn भी आता। तो बात समझ में आई। यदि आपको 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में दिए हैं तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, बस बेसिकली उनका यदि आपको तुल्य प्रतिरोध निकालना है तो उन्हें बस सिंपल इस प्रकार से जोड़ देना है। हाँ, तो श्रेणी क्रम संयोजन का बस यही डेरिवेशन है, आपको लिखना भी होता है। यहां से बताओ, यदि मैंने श्रेणी क्रम संयोजन कर रखा है प्रतिरोधों का तो मुझे तुल्य प्रतिरोध करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जितने भी प्रतिरोधों को मैंने श्रेणी क्रम में जोड़ रखा है उन तीनों प्रतिरोध को बस मुझे बारी बारी से जोड़ना पड़ेगा। मतलब मैं कह सकता हूं कि प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध
प्रतिरोधों के श्रेणीक्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। हाँ, प्रतिरोधों के श्रेणीक्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। इतनी लाइन यदि आपने लिख दिए तो बेसिकली आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिल जाएंगे। देखिए, ये वाले वीडियो में मैंने हर एक पॉइंट को बारीकी से समझाया है, इसलिए शायद आपको ये वीडियो इतना लंबा लग रहा होगा, लेकिन यदि आप इस कॉन्सेप्ट को एक बार सीख गए और फिर आप बेसिकली इस वीडियो को फिर से देखेंगे तो आपको लगेगा ये वीडियो तो बेसिकली बहुत ही आसान था। तो इस प्रकार से यदि एग्जाम में पूछता है प्रतिरोधों के श्रेणीक्रम संयोजन का डेरिवेशन कीजिए तो आपको इस प्रकार से वहां पर लिखना पड़ेगा। सबसे पहले आपको ये वाला डायग्राम बनाना पड़ेगा, फिर आपको ये वाला डायग्राम बनाना पड़ेगा, फिर आपको लिखना पड़ेगा V = V1 + V2 + V3, फिर ओम के नियम से V1 V2 V3 और V का मान निकालना पड़ेगा, वैल्यूज पुट करना पड़ेगा, मान रखोगे, आई से आई कैंसिल होगा और बेसिकली ये आ जाएगा और नीचे आपको वो लाइन लिख देनी पड़ेगी कि जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। अब शुरुआत में मैंने आपसे एक चीज पूछी थी, वो ये पूछी थी कि आपके पास एक प्रतिरोध रखा हुआ है और वो जो प्रतिरोध है वो बेसिकली कितने ओम का प्रतिरोध था, वो 2 ओम का प्रतिरोध था, लेकिन आपको जो प्रैक्टिकल में प्रतिरोध काम में लाना था वो कितने ओम का प्रतिरोध काम में लाना था, वो आपको लाना था बेसिकली 4 ओम का प्रतिरोध काम में लाना था। और बेसिकली आपको कितने ओम का प्रतिरोध काम में लाना था, आपको लाना था 1 ओम का प्रतिरोध काम में लाना था। हाँ, अब तो सॉल्यूशन मैंने क्या दिया था कि आपको प्रतिरोधों का कुछ विशिष्ट क्रम में संयोजन करना था। हाँ, तो उसका जो पहला संयोजन था वो हमने क्या पढ़ लिए, श्रेणीक्रम संयोजन। तो आप 2 ओम से बेसिकली 4 ओम का प्रतिरोध प्राप्त कर सकते हो, किसके थ्रू, श्रेणीक्रम के थ्रू। वो कैसे प्राप्त कर सकते हो, ये जो 2 ओम का प्रतिरोध है आपको इसी के समान और एक 2 ओम का प्रतिरोध चाहिए होगा इस प्रकार से, और उसको बेसिकली श्रेणी क्रम में जोड़ देना होगा। हाँ, अब बताइए, जब मैं 2 ओम के प्रतिरोध और इस 2 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ दूंगा तो अब मुझे यदि तुल्य प्रतिरोध निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा, फिर से यही वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, R तुल्य = R1 + R2 + R3, ऐसे चलते जाएगा Rn तक। तो यहाँ पर केवल कितने प्रतिरोध है, 2 प्रतिरोध है। तो यदि मुझे इनका क्या ज्ञात करना होगा, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना पड़ेगा। तो बेसिकली फॉर्मूला कितना हो जाएगा, R1 + R2। R1 का मान कितना है, बेसिकली आपका 2 है, R2 का मान कितना है, बेसिकली आपका 2 है, तो 2 + 2 कितना हो जाएगा, बेसिकली आपका 4 हो जाएगा। तो मैंने कहा था ना कि यदि आपके पास जो उपलब्ध है 2 ओम का उपलब्ध था, लेकिन आपको वांछित मतलब चाहिए कितने का था, आपको 4 ओम का चाहिए था, तो आपको विशिष्ट क्रम में संयोजित करना पड़ेगा। तो जैसे आपने 2 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में संयोजित किया तो जो तुल्य प्रतिरोध निकला वो बेसिकली कितने का निकला, 4 ओम का निकला, और वो बेसिकली फॉर्मूला ये है। तो बात समझ में आई। अब ये बात आती है कि चलो आपने ये तो बता दी कि 2 ओम से हम 4 ओम का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन अब बताओ 2 ओम से यदि मुझे 1 ओम का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना होगा तो मैं कैसे ज्ञात करूंगा, तो उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा, और उस नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन के बारे में। जब आप 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित करते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका डेरिवेशन किस प्रकार से करते हैं, उसमें क्या क्या खास बात होती है, और बेसिकली हम फिर 2 ओम से 1 ओम का प्रतिरोध कैसे प्राप्त करेंगे, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे।